हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, फर्स्ट पार्ट है इसका। संविधान, राजनीतिक प्रणाली एवं लोक नीति, भारत का संवैधानिक विकास। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की हुई है? तो इसमें भारत परिषद अधिनियम 1892 होगा, और ये जो 1909 दिया है ये पार्लियामेंटो सुधार का अधिनियम है। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों के लिए अलग जो है निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, और ये 1919 से भारत शासन अधिनियम 1919 इसके तहत द्वैध शासन लागू किया गया था प्रांतों में। और इसके देख लेते हैं 1892 के भारत परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम, क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुएर और साथ में एलिजा एम्पे भी है, लेकिन इसमें लिखा नहीं है। उनका पूरा नाम था मॉरिस गुएर सर एलिजा एम्पे। तो इसलिए कई बार इसका क्वेश्चन पूछा गया कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्पे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 था, और स्थापना इसकी 1937 में हुई थी। कंप्लीट जो है स्थापना 1937 में हुई थी। तो 1 अक्टूबर 1937 को जो है इसका डेट है। देखिए इसमें भी मॉरिस गुएर लिखा है। इसमें कुछ मैचिंग वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो है चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दिया गया था। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना देखिए नियामक अधिनियम 1773 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 3 हो गया। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के तहत है, डी का 4 हो गया। और नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 हो गया। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो देखिए केंद्र में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था, और प्रांतों में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना एवं प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। देखिए भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था और प्रांतों में समाप्त किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन का बंद 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया। देखिए यहाँ पर लिखा गया है। और केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। भारत राज्य सचिव परिषद को समाप्त कर दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। 19 क्वेश्चन नंबर 8, 1919 के तहत भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? देखिए भारत शासन 1919 के तहत प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था पहला सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ये नहीं है। इसमें देखिए पार्लियामेंट्री सुधार के तहत ये 1919 के तहत है, इसलिए बी दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, तो ये जो है इसमें 1919 के तहत ये 1-3 हो सकता है, ऑप्शन सी। तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन में देखा भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। ऐसे प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासन को 2 श्रेणियों में बांटा गया। आरक्षित हस्तांतरित, इस प्रकार हस्तांतरित विषयों के संबंध में केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। अब देखिए इसमें यह व्यवस्था न केवल जारी रही, इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीयों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन के लिए भी पारित किया गया। ये भारत शासन, ये देखिए जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1919 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीयों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। तो इसमें देखिए ऑप्शन भारतीय विधानपालिका मतलब विधानसभा राज्य में होती है। तो 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा विधानसभा में द्विसदनी किया गया। केंद्र में द्विसदन जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत है ये। तो देखिए लिखा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना की गई। केंद्र में और ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था और उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था और उसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? सी 1919 का एक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत शासन अधिनियम 1935। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1831 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यक्षता निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 से धारा से प्रेरित है। इस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की साधारण धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा की संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु आधार बनी।